हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो आज की जो क्लास है ये सामाजिक समूह की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो सोशियोलॉजी से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सामाजिक समूह। समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि निरंतर एक नए समूह का निर्माण भी करता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य बिना समूह के नहीं रह सकता है। वो जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी समूह का सदस्य जरूर रहता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणता कल्पना नहीं की जा सकती है। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाज में, यहाँ तक कि पशुओं में भी समूह देखने को मिलता है। आप देखे होंगे कि पशु जो होते हैं वो भी झुंड के साथ ही चलते हैं, वो अकेले अकेले नहीं रहते हैं, उनमें भी समूह पाया जाता है। एक पशु आगे रहता है तो उसका अनुसरण करते हुए अन्य पशु भी चलते रहते हैं। तो पशुओं में भी समूह देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण समूह में रहता है। ये मनोवैज्ञानिकों की मानना था कि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति ग्रीगेरियस इंस्टिंक्ट के कारण समूह में रहता है। समूह के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि शामिल किए गए हैं। तो यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो बिना समूह के नहीं रह सकता है। वो किसी न किसी रूप में समूह से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि पशुओं में भी समूह को देखा जाता है। सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। अगर हम सरल अर्थों में समझें तो सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी रूप से संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो समूह की परिभाषा में जहाँ पर सामाजिक संबंध आ जाए तो वो परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की होगी। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। अगली परिभाषा है ऑगबर्न एवं नीमकॉव की। इन्होंने कहा है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं वे एक समूह का निर्माण करते हैं। तो इनकी परिभाषा में जो मुख्य शब्द है वो है एक दूसरे पर प्रभाव डालना। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं।
इसके बाद जॉर्ज सी होमन्स ने समूह की परिभाषा दी है। जॉर्ज सी होमन्स के अनुसार सामाजिक समूह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। तो होमन्स की परिभाषा में स्थापित प्रतिमान, सामाजिक समूह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं। गिलिन ने परिभाषा दी है समूह की। सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है जिसमें संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके तथा जिसमें उन सब का सामान्य उत्तेजकों अथवा हितों पर ध्यान केंद्रित रहे और उसमें चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास हो सके। तो गिलिन की परिभाषा में अर्थपूर्ण उत्तेजना, अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर, ये दो वर्ड जिस परिभाषा में रहेंगे वो परिभाषा गिलिन की होगी। सामाजिक समूह की उत्पत्ति के लिए एक ऐसी स्थिति का होना आवश्यक है जिसमें संबद्ध व्यक्तियों में अर्थपूर्ण अंतः उत्तेजना और अर्थपूर्ण प्रत्युत्तर संभव हो सके तथा जिसमें उन सब का सामान्य उत्तेजकों अथवा हितों पर ध्यान केंद्रित रहे और उनमें चालकों, प्रेरकों और संवेगों का विकास हो सके। नेक्स्ट है मैरिल एल्ड्रिज ने सामाजिक समूह की परिभाषा देते हुए कहा है, सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि तक संचार होता रहा हो और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते रहे। तो मैरिल एल्ड्रिज की परिभाषा में मुख्य वर्ड है एक लंबी अवधि तक संचार। इन्होंने सामाजिक समूह की परिभाषा में बताया है कि संबंधों में जो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके संबंधों में लंबी अवधि तक निरंतरता चलती रहती है, ये मैरिल एल्ड्रिज ने कहा है। हैरी एम जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों में आपसी सहयोग को आवश्यक माना है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने समूह के बारे में बताया है, समूह के लिए निम्न 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, इनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना, यह संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतःक्रिया से ही बनता है। और तीसरी अवस्था है व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे तथा यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझें। रॉबर्ट किंग मर्टन ने समूह निर्माण के लिए तीन आवश्यक शर्तें बताई थी। पहली है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी स्थिति है इन व्यक्तियों में सामाजिक संबंध हो और ये जो है बार बार अंतःक्रिया से ऐसा संबंध हो जिसमें बार बार अंतःक्रिया होती रहे। तीसरी अवस्था बताई है कि व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति स्वयं अपने को उस समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे। हम की भावना ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने समूह के लिए हम की भावना को बताया है। तो हम की भावना रखें तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। मतलब वह व्यक्ति स्वयं अपने को उस समूह का सदस्य समझे और अन्य व्यक्ति भी उसे उस समूह का सदस्य समझे। बोगार्डस के अनुसार
तो समूह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये इतनी परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट थी, इनके आने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हैं, वही परिभाषाएं हैं इसमें। बोगार्डस ने बताया है, एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। तो बोगार्डस की परिभाषा में सामान्य उद्देश्य, एक दूसरे को प्रेरणा देना, भक्ति और सामान्य क्रिया, ये सभी इनके परिभाषा के कीवर्ड हैं। एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हों। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह की विशेषताएं। फीचर तथा अन्य विद्वानों ने सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है कार्य विभाजन, तीसरा है सामान्य रुचि और चौथा है समूह में एकता, पांचवा है ऐच्छिक सदस्यता, छठा है स्त्रीकरण और सातवां है सामूहिक आदर्श, आठवां है स्थायित्व, नौवां है समझौता और 10वां है ढांचा, सामाजिक संबंध और जागरूकता। तो फीचर एवं अन्य विद्वानों ने सामाजिक समूह की जो मुख्य विशेषताएं बताई हैं, तो उसमें पहला है व्यक्तियों का समूह। पहले नंबर पर है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है। गिलिन एवं गिलिन ने कहा है इस संबंध में कि मनुष्य की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। इस संदर्भ में गिलिन एवं गिलिन ने कहा है कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। दूसरी विशेषता है कार्य विभाजन। तो प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें जो है कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता बताई थी सामान्य रुचि। सामान्य रुचि किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित उस समूह के प्रति हो। विरोधी हित वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब जिनकी रुचि उस समूह के प्रति मिलती है, उस समूह के प्रति उनका झुकाव है, वही व्यक्ति जो है समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगर उस समूह के लिए उनके मन में विरोध की भावना है तो उससे वे व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चौथी बात बताई है उन्होंने, चौथी विशेषता समूह में एकता। समूह में एकता तो कोई समूह के रूप में उसी समय तक टिका रहेगा जब तक उनके सदस्यों के मध्य एकता की भावना रहेगी। और अगर
इनमें इनके सदस्यों के मध्य एकता की भावना का अभाव हो जाएगा तो वह समूह जो है टूट जाएगा, वह समूह उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना बहुत ही जरूरी है। 5वीं विशेषता बताई है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता, तो समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके विपरीत वह उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करेगा जिनमें जिनके प्रति उसका लगाव होगा, उस समूह के प्रति वह चेतना होगी उसके अंदर, तो उसी समूह को वो स्वीकार करेगा। इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है। अगर वो चाहे तो वो समूह की सदस्यता ले और चाहे तो न ले। इसके बाद 6ठी विशेषता बताई है स्त्रीकरण। 6वें नंबर पर इन्होंने बताया है स्त्रीकरण। तो समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते हैं, वरन वे समूह जो किसी लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब समूह का निर्माण किया जाता है तो उसमें बहुत से कार्य होते हैं। तो उसमें एक पद पर जो है व्यक्ति नहीं रहता, वरन अलग अलग परिस्थितियों और भूमिका निभाते हैं। समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों में उच्चता एवं निम्नता के इस क्रम को ही संस्तरण कहते हैं। मतलब समूह में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं तो सबको एक ही पद पर नहीं रखा जाएगा, सब अलग अलग कार्य करते हैं, तो ये स्त्रीकरण के अंतर्गत आएगा। 7वीं विशेषता बताई है सामूहिक आदर्श। सामूहिक आदर्श, प्रत्येक समूह में आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचार, जनरीत, इन सब का पालन करें। और 8वीं विशेषता है अस्थायित्व। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में अस्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते हैं कि आज उनका निर्माण हुआ और कल वे समाप्त हो गए। समझौता, किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थपूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो। 10वें नंबर पर है ढांचा। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होती है। उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं ये सभी होते हैं और समूह के सदस्यों को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 11वें नंबर पर है सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंध भी होने अनिवार्य हैं। और 12वीं विशेषता है जागरूकता। मैकाइवर एवं पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। और लास्ट विशेषता है आदान प्रदान। आदान प्रदान, एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक समूह के सदस्य कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति करते हैं। तो ये थी सामाजिक समूह की विशेषताएं
जिसमें व्यक्तियों का समूह, कार्य विभाजन, सामान्य रुचि, समूह में एकता, ऐच्छिक सदस्यता, स्त्रीकरण, सामूहिक आदर्श, अस्थायित्व, समझौता, ढांचा, प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होती है, सामाजिक संबंध, जागरूकता और आदान प्रदान। जागरूकता और पारस्परिकता को मैकाइवर एवं पेज ने समूह के लिए आवश्यक माना था। आगे है समूह का वर्गीकरण। समूह के कुछ वर्गीकरण हैं। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर बने मानव समूहों की वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार पर सदस्यों की संख्या, मतलब इस वर्गीकरण में सदस्यों के वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है, सदस्यों की संख्या के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, आकांक्षा, प्रकार या सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर। समूह छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, यह सदस्यों की संख्या पर ही निर्भर करता है। जॉर्ज सीमेल, जॉनसन तथा होमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीयता मिलती है। जॉर्ज सी होमन्स ने 5 छोटे समूह का अध्ययन किया। होमन्स ने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में होती है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं सभी विघटित की गई। इन्होंने बताया है कि व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं ये सभी विघटित की गई, तोड़ी गई, उन्हें नष्ट किया गया। मतलब जो भी बड़े समूह थे वो सब टूटे, नष्ट हुए, विघटित हुए। लेकिन इन सब के बीच में छोटे समूह ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। इन सब के बीच में छोटे समूह जो थे उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, वह अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहे। हम किसी भी ऐसे समाज को नहीं जानते हैं जिसमें यह नहीं पाया जाता कि छोटे समूह विध्वंसकारी शक्तियों के बावजूद भी अपने को जीवित रख पाए हैं। जैसे परिवार को ले लीजिए, तो परिवार जो है, चाहे जितनी भी खराब स्थिति समाज में आई, लेकिन परिवार कभी नष्ट नहीं हुआ, उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने राष्ट्र, प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया। मर्टन ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैकाइवर एवं पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का वर्गीकरण किया है सदस्यों की संख्या के आधार, लेकिन मर्टन ने कहा कि राष्ट्र में अंतःक्रिया की कमी होती है, इसलिए इन्होंने राष्ट्र को समूह के रूप में नहीं माना है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक भी रहते हैं। सेकंड नंबर पर है अस्थायित्व के आधार पर। समूहों को अस्थायी एवं अस्थायी समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था, जिनकी हमें हर समय पर आवश्यकता बनी रहती है। जिन समूहों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है वे जो है स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर कुछ अस्थिर समूह भी पाए जाते हैं, जैसे भीड़ एवं श्रोता समूह, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बनते हैं।
कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह या क्वासी ग्रुप का उल्लेख किया। उन्होंने बताया है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें संरचना अथवा संगठन का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ अथवा कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु, लिंग अर्ध समूह के उदाहरण हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु, लिंग ये सभी अर्ध समूह के उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी सामाजिक वर्ग कभी भी राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो सकता है। तीसरा है हम की भावना के आधार पर। तो हम की भावना के आधार पर सबसे पहले देख लेते हैं अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह और बाह्य समूह की ये अवधारणा जो है समनर ने दी है, ग्राहम समनर के द्वारा दी गई है। अंतः समूह को इन ग्रुप कहते हैं और बाह्य समूह को आउट ग्रुप कहते हैं। तो अंतर समूह को इन्होंने हम समूह कहा था और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से पुकारा था। तो एक अंतर समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंतर समूहों के सदस्यों में जो है एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतर समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूहों को हीन मानते हैं। एक अंतर समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इसके विपरीत जब हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि जो कुछ भी अंतर समूह की विशेषताओं में पाया जाता है वो सब बाह्य समूह में नहीं पाया जाता है। तो अंतर समूह जो है हम की भावना में पाई जाती है अंतर समूह के अंदर, और बाह्य समूह में वे की भावना पाई जाती है। दोनों समूहों का सापेक्ष दृष्टि से महत्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतर समूह है और अन्य राष्ट्र मतलब भारत जो है वो हमारे लिए अंतर समूह है और अमेरिका जो है वो हमारे लिए बाह्य समूह है। इसके बारे में ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने बताया है अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में। इन्होंने कहा है कि हम में अपने अंतर समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। ये ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है समूह के संदर्भ में। अंतर समूह एवं बाह्य समूह के बारे में ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है कि हम में अपने अंतर समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह के बारे में रॉबर्ट बीयरस्टेड ने कहा है। इन्होंने कहा है अंतर समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनाम का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें बना लेता है। इन समूहों के संबंध में बीयरस्टेड ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहला है अंतर समूह बाह्य समूह को दकियानूस और पिछड़ा हुआ समझता है।
हमें अपने समूह के सदस्यों में अनेक अंतर दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाह्य समूह के सभी सदस्यों को हम समान मानकर चलते हैं। अंतर समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में समानता पाई जाती है। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है, बाह्य समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे में। अंतर समूह में, जब बाह्य समूह में, जैसे अगर हमारे भारत पर बाहरी देश वाले आक्रमण करें तो इससे जो बाह्य समूह का काल्पनिक एवं वास्तविक खतरा है, उससे हमारे अंतर समूह में एकता और सुदृढ़ता बनी रहती है। जब कभी किसी बाह्य समूह के खतरे का डर होता है तो अंतर समूह में एकता सुदृढ़ हो जाती है। ये बीर स्टीड ने कहा है अंतर समूह एवं बाह्य समूह के बारे में। चौथा है प्रकार्यात्मक आधार पर। प्रकार्यात्मक आधार पर गिडिंग्स तथा गिलिन और गिलिन नामक विद्वान ने इन समूहों को ऐच्छिक तथा अनैच्छिक समूहों के रूप में समझाया है। व्यक्तियों की विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समूह निर्मित किए जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक तथा मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली आदि दिखाई पड़ते हैं। प्रकार्यात्मक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जे.एल. मोरेनो का मानना है कि प्रकार्यात्मक दृष्टि से बड़े समूहों में पाए जाने वाले छोटे मैत्री समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आए कि छोटे मैत्री समूह, वो परिभाषा जान लीजिए कि जे.एल. मोरेनो ने दी है। आज विशेषतः नगरीय क्षेत्रों में व्यक्ति अपने जातीय समूह से उतना घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है जितना इन प्रकार्यात्मक समूहों से है। आकांक्षा के आधार पर यह भी समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मर्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। आपने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्ति, मूल्यांकन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। ये मर्टन ने कहा है। स्टाउफर तथा उनके साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार तथा कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। शेरिफ लिखते हैं कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के सदस्य के रूप में संबंधित करता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा करता है। ये जहाँ पर आए मनोवैज्ञानिक रूप से, वो परिभाषा शेरिफ की है। ऑटो क्लाइनबर्ग के अनुसार यह वह समूह होता है जिसके आदर्श, मूल्य, आचरण, प्रतिमान आदि को हम आदर्श मान लेते हैं और इसीलिए उस समूह से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यह संबंध बनाए रखने की आकांक्षा हम में होती है। लास्ट है सामाजिक संबंधों के आधार पर। यह भी समूह के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को वर्गीकृत करने का
प्रयत्न किया जाता है। इस दृष्टिकोण से चार्ल्स कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स कूले ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। बाद में समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताओं वाले समूह को द्वितीयक समूह का नाम दिया था। मैकाइवर एवं पेज ने हितों की पूर्ति, भूभाग, सदस्यों के सामान्य व्यवहार, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्तर, अवसर की भिन्नता एवं शारीरिक लक्षण आदि को आधार मानकर समूह का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके वर्गीकरण के प्रमुख 3 आधार हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर इन्होंने 3 आधार बताए हैं। पहला है संयुक्त प्रादेशिक इकाइयाँ जैसे समुदाय, जनजाति, गांव, पड़ोस। दूसरा इन्होंने बताया हित चेतन इकाई वाले समूह जिनके संगठन स्पष्ट नहीं होते हैं, जैसे अभिजात वर्ग, प्रतिस्पर्धा वर्ग, भीड़। तीसरा है हित चेतन संगठन जिनका स्पष्ट और निश्चित संगठन होता है, जैसे पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, क्लब। तो ये थी सामाजिक समूह की परिभाषा, अर्थ और विशेषता। तो आज की क्लास यहीं पर, कल की क्लास में हम प्राथमिक समूह पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।